Hi guys, this is Advocate रुखसार अहमद and welcome to my channel Learn Law। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, उसमें जब कोई भी लड़की यानी कि वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए जाती है तो एक सीरीज ऑफ लिटिगेशन शुरू होती है। CAW सेल के अंदर कंप्लेंट फाइल की जाती है। सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस क्लेम किया जाता है, और अगर हस्बैंड वाइफ के बच्चे भी हैं और बच्चे वाइफ की कस्टडी में हैं तो धारा 125 CRPC के तहत भी केस फाइल किया जाता है। यहां पर आज हम बात करेंगे 498A सेक्शन के बारे में, जो CAW सेल में कंप्लेंट फाइल करने के बाद अगर दोनों पार्टीज के बीच में समझौता नहीं होता तो उसके बाद ये कंप्लेंट दोबारा से थाने के अंदर फॉरवर्ड की जाती है, जिसमें एक प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो करने के बाद 498A इंडियन पीनल कोड के तहत FIR दर्ज कर दी जाती है। कभी कभी इस FIR के अंदर 406 धारा भी लगाई जाती है, जिसे हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि अमानत में खयानत। धारा 34, अगर 34 का मतलब है कि उसमें हस्बैंड के अलावा उसकी मदर, फादर, उसके भाई और बहन या अन्य रिश्तेदारों का भी नाम उसके अंदर हो सकता है, और इसके अंदर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 3 और 4 का भी प्रयोग कर दिया जाता है। अगर सन 2012 की मैं बात करूं तो टोटल 1,97,000 से कुछ ज्यादा अरेस्ट इंडिया के अंदर हुई थी धारा 498A की FIR के अंदर, और इसमें से 1/4 यानी कि 1/4 जो था वो अरेस्टिंग हुई थी औरतों के लिए। 498A को बनाया गया था कि किसी भी महिला जो शादीशुदा महिला है, अगर उसकी प्रताड़ना हो रही है, उसके साथ दहेज की डिमांड की जा रही है, तो उसको संविधान ने एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया था जिसके अंदर वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। लेकिन एक तरफ जहां एक औरत के अधिकारों की रक्षा के लिए 498A का प्रावधान सरकार ने इंडियन पीनल कोड के अंदर एड ऑन किया था, वहीं इसका वायलेशन यानी कि इसका दुरुपयोग भी शुरू हो गया। दुरुपयोग कुछ इस तरीके से हुआ कि जहां एक औरत के अधिकारों की रक्षा की जा रही है, वहीं वही औरत अपनी ससुराल की 3 से 4, 5 औरतों और मर्दों को भी इस FIR के अंदर इंप्लीकेट कर रही है। यानी कि एक तरफ तो एक औरत के अधिकारों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ 4 से 5 और अन्य औरतों को जो कि उसकी ससुराल की लेडीज होती हैं उनके अधिकारों का हनन होता है। क्योंकि सभी एलिगेशंस आमतौर पर देखा गया है कि जब FIRs रजिस्टर्ड होती हैं उसके अंदर सभी एलिगेशंस सही नहीं होते, और एक बार अगर एलिगेशन लगा दिया गया है तो उसके बाद ऑटोमेटिक अरेस्ट हुआ करती थी। जब बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर अरेस्ट होने लगी तब एक ऐसी जजमेंट आई जो तमाम हिंदुस्तान के हस्बैंड्स के लिए जो 498A के मैटर्स में इंप्लीकेटेड थे उनके लिए राहत लेकर आई। फ्रेंड्स, मैं जिस जजमेंट की आपसे बात कर रहा हूं वो है अवनेश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। पहले मैं इस जजमेंट की आपको रूपरेखा बताऊंगा कि कैसे इस जजमेंट में जो एक कैरेक्टर है यानी कि जो दोनों पार्टीज हैं, पिटिशनर हस्बैंड ने पहले एक एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट के अंदर मूव की और वहां पर उसकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद उसने डायरेक्टली स्पेशल लीव पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने मूव की, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को डिसाइड किया तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस सभी हस्बैंड्स के लिए बल्कि सभी पुलिस ऑफिसर्स के लिए इशू की कि वो ऑटोमेटिक अरेस्ट किसी भी हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स की 498A की FIR के अंदर नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैटर ये था कि उस व्यक्ति के ऊपर यानी कि अवनेश कुमार के ऊपर कुछ एलिगेशंस उसकी बीवी ने लगाए। अवनेश कुमार के ऊपर एलिगेशन नंबर 1 ये था कि उससे 8 लाख रुपए की डिमांड की गई, एक मारुति कार की डिमांड की गई, एक टीवी उससे मांगा गया, इसके अलावा एक एयर कंडीशनर की डिमांड की गई, और अगर ये डिमांड पूरी नहीं की जाती हैं तो फिर अवनेश कुमार के ऊपर यह आरोप था कि वो दूसरी शादी कर लेगा, और उसने अपनी पत्नी को डिमांड पूरी ना होने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ अवनेश कुमार का जो अपना डिफेंस था कि ये सारे के सारे आरोप सिर्फ और सिर्फ उसे हरास करने के लिए लगाए गए हैं। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर की ग्रेविटी को देखा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 498A के तहत जिस तरीके से हस्बैंड और उसके घर वालों को परेशान किया जा रहा था, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस इशू करी। वो गाइडलाइंस क्या है? CRPC की धारा 41A के तहत ये मैंडेटरी किया गया कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें कोई बहुत रेयर एलिगेशंस नहीं है तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो हस्बैंड को यानी कि एक्यूज को और उसके घर वालों को 41A के तहत
उसको नोटिस देंगे और उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है तो उसकी पहले परमिशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से लेनी पड़ेगी और उस व्यक्ति को जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर 41A का नोटिस दिया जाना जरूरी है। अगर वो नोटिस 41A का 2 हफ्ते के अंदर नहीं दिया जाता है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ से एक स्पेशल राइटिंग में वो रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद इसका वक्त थोड़ा बहुत बढ़ाया भी जा सकता है। फ्रेंड, जब ये जजमेंट आई तो उसके बाद जो ऑटोमेटिक अरेस्ट थी हस्बैंड की और उसके घर वालों की, वो पुलिस को बंद करनी पड़ी और वो जो हरासमेंट सभी लोगों का 498A के ऊपर होता था वो धीरे धीरे बंद कर दिया गया। फ्रेंड, ये एक ऐसी जजमेंट है, अगर कोई भी व्यक्ति जो 498A के अंदर फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है और उसके घर वालों का भी नाम दिया गया है, इस एफआईआर को जरूर पढ़ें और इस एफआईआर के कंटेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी एंटीसिपेटरी बेल या आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथों किया जाने वाला हरासमेंट को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।